नमस्कार दोस्तों, उड़ान एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपका आबकारी आरक्षक एग्ज़ाम 27 जुलाई को होने वाला है, इसलिए उड़ान एकेडमी ने एग्ज़ाम के इस डेट को देखते हुए, निकटता को देखते हुए कुछ दिनों के लिए MCQs की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें इंडियन GS के 33 क्वेश्चंस के अंतर्गत जो इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसकी तैयारी हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला है, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होती है। तो कैस्पियन सागर में नहीं बल्कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है पश्चिमी विक्षोभ। इसके अलावा तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो ये जो भूमध्य सागर में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, जो बेसिकली शीतोष्ण चक्रवात है, ये भारत तक कैसे आएगा? तो दो हवाएं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम और दूसरा गर्म पछुआ हवाएं। ये दो हवाएं मिलकर पश्चिमी जेट स्ट्रीम को भारत तक लाती है, एक लो प्रेशर बेल्ट के सहारे भारत तक लाती है, फिर भारत में वर्षा करवाती है। तो इसके भारत में इनके प्रवेश के लिए पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी प्रवाह द्वारा होता है। तो ये आपका सही जवाब हो गया। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य सिर्फ दूसरा वाला है, केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर भारतीय मानसूनी हवाओं को प्रभावित करते हैं? यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है उसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जो भारतीय मानसून के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के बाद ही आप दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति पाएंगे। तो वृहद उत्तर भारतीय मैदान का गर्म होना, मतलब जब मानसून की उत्पत्ति हो रही होती है तो मध्यवर्ती मैदान आपका क्या रहता है? गर्म रहता है। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की अवस्थिति होती है। जो ITCZ जो होता है वो इक्वेटर पे होता है, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में आपका ITCZ वाला क्षेत्र बनता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के दौरान जब सूर्य का उत्तरायण हो चुका होता है तो ये ITCZ जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर आ जाती है, इक्वेटर से खिसक कर कहाँ आ जाती है? ऊपर की ओर आ जाती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, तो ये आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम का भी निर्माण हो जाता है कहाँ पर? तिब्बत के पठार और मध्यवर्ती मैदान के बीच वाले क्षेत्र में, यानी हिमालयन क्षेत्र में पूर्वी जेट स्ट्रीम का भी निर्माण हो जाता है। और इसके अलावा पश्चिमी जेट स्ट्रीम की भी भूमिका होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये चारों सही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर मानसूनी हवाओं को प्रभावित करती है। तो ये चारों के चारों प्रभावित करती है, या चारों का चारों संबंध है उस मानसूनी हवाओं से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों सही होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पर मैचिंग का दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का। पहला, एक तरफ झील और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। यहाँ पे लोकटक झील कहाँ पर है? तो आपका ये मणिपुर में हो जाएगा, मणिपुर में है। इसके अलावा चिल्का झील, ये आपका खारे पानी सबसे बड़ी झील उड़ीसा में। भीमताल झील आपका ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। तो इस हिसाब से 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 को 2 से मिलाइए। सूची 1 में नदी दिया हुआ है और सूची 2 में उसका उद्गम दिया हुआ है। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई पर्वत से, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही एक पर्वत है। तो ताप्ती नदी का सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बता देंगे। गोदावरी नदी का बता दीजिएगा, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, तो ये हो गया। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। इसका मतलब 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न से पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उड़ान एकेडमी ने अभ्यास 2025 के नाम से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें कुल 45 टेस्ट होंगे, जिसमें GS के 28 और CSET के 17 होंगे। 20 जुलाई से ये आरंभ हो चुका है। 2 पालियों में हम ये टेस्ट ले रहे हैं, 9 से 1 बजे तक और 4 से 8 बजे तक। ये 2 शिफ्ट में आपका टेस्ट होगा। कई बच्चों को सुबह दिक्कत होती है तो वो शाम का दे दे, और जिनको शाम को दिक्कत है वो सुबह दे दे। इसके अलावा फीस, ऑनलाइन फीस 199, ऑफलाइन फीस 1350, और जो स्टूडेंट उड़ान के रह चुके हैं उनके लिए फीस में
1250 उनकी फ़ीस होगी। इसके अलावा नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं या उड़ान एस एकेडमी की मेन ब्रांच सिटी प्लाजा ब्रांच, और इसके अलावा आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या फिर उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच या सिटी प्लाजा ब्रांच। और आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच उड़ान एस एकेडमी ने एक नई ब्रांच स्टार्ट की है, वहाँ पर भी आप आके संपर्क कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने MCQs को। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, याद रखें प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की नदियां, जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर जा रही है। तो पश्चिमी घाट से पूर्व की नदियां पूर्व की तरफ, पश्चिम की नदियां पश्चिम की तरफ जाती है। कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो पश्चिमी घाट को पार करके जाए। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय पठार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, तो ये आपका सही हो गया। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र में के अंग है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय पठार यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी जाकर यमुना में मिलती है और यमुना जाकर मिलती है गंगा में। तो कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर भाग की कुछ नदियां ऐसी है जो गंगा नदी तंत्र में जाकर क्या होती है, शामिल होती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। इस हिसाब से ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला प्रश्न जो है कि गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। गंगा नदी के बारे में पूछ रहे हैं कि गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय, क्लियर कर दूं कि मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं, को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। ग्रेट हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी मिड हिमालय को काट कर ही क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल सही है कि मिड हिमालय को काट कर तंग महाखंडों से होकर, यानी सकरे पर्वतों के बीच के सकरे से महाखंड से होते हुए क्या होती है, ये गुजरती है। तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा, गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की जितनी भी अग्र शाखाएं हैं, चाहे वो अलकनंदा हो, भागीरथी हो, धौली गंगा हो, इसके अलावा मंदाकिनी हो, पिंडार नदी हो या नंदाकिनी नदी हो, जितनी भी इसकी अग्र शाखाएं हैं सारे उत्तराखंड से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती है और ये सब मिलकर देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो गंगा बनती है, उसके बाद ये गंगा नदी आगे बढ़ती है और हरिद्वार के पश्चात गंगा नदी पर्वतों को त्याग कर मैदानों में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार वो जगह है जहां पर गंगा नदी अपने पर्वतीय भाग को यानी पर्वतों को छोड़कर मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये भी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो गंगा नदी जो है पीरम द्वीप के पास में बंगाल खाड़ी मिल जाती है, ये गलत है। गंगा नदी के मुहाने की बात करें तो गंगा नदी फरक्का बैराज से 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी पहली शाखा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहती है और दूसरा पद्मा के नाम से बांग्लादेश जाती है। तो जो बांग्लादेश चली गई उसको छोड़ दीजिए, जो भारत में पश्चिम बंगाल में बह रही है हुगली नदी समुद्र में अपतटीय क्षेत्र में एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। वहाँ पर इस गंगा नदी के हल्दिया में ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हुगली नदी का मुहाना है जिसका नाम है हल्दिया, जहाँ पे ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, उसी के आगे एक समुद्र है, एक समुद्र में एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। तो बेसिकली ये गंगा सागर द्वीप में बंगाल खाड़ी में जाकर समुद्र मिल जाती है, जबकि ये पीरम द्वीप जो है वो खंबात की खाड़ी में है। तो ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। और पूछ भी रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की बात करें तो पहला दूसरा जहां सही है, तीसरा क्या हो जाए, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल 3 गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? सिंधु नदी कौन सी 2 पर्वतों के बीच में बहती है? तो याद रखिएगा, डायरेक्टली कह रहा हूं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है। तो जहां काराकोरम, लद्दाख के बीच बहने वाली नदी पूछेगा तो श्योक नदी याद रखिएगा, जो सिंधु की ही सहायक है, और लद्दाख जास्कर के बीच बहने वाली नदी का नाम है सिंधु। तो लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच बहने वाली नदी का नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी लद्दाख जास्कर के बीच में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भाग में नदी द्वीपों का निर्माण करती है। पर्वतों से निकलने वाली नदी जब वो मैदान में आएगी
तो नीचे जो निचले भाग में नदी द्वीपों का निर्माण करती है। होता यह है कि पर्वतों से आने वाली नदी अपने साथ क्या लेकर बहती है? अवसाद। और जब ढाल तीव्र होती है तो वो अपने साथ अवसाद को लेकर बह रही होती है, लेकिन ढाल जब मंद हो जाती है तो अवसादों को लेकर बह नहीं पाती और नदी क्या होती है, कई मामलों में दो भागों में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नदी द्वीप देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, कथन सही है। जब कारण की बात करें, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पर्वतों से आने वाली नदी जब मैदानों में आती है, निचले भाग में आती है, तो ढाल तीव्र नहीं बल्कि ढाल मंद हो जाती है और नदी का बहाव तेज नहीं बल्कि नदी का बहाव कम हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो ए सही और आर गलत। ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले मैं आपको इन्फॉर्म दे दूं कि उड़ान एस एकेडमी के सिटी प्लाजा ब्रांच में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए एक बैच स्टार्ट हो रही है। ये बैच ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड मोड पे स्टार्ट की जाएगी और खासकर ये बच्चों के मांग पर ये बैच स्टार्ट हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर भर्ती से हमारे उड़ान एस एकेडमी से कई बच्चों के विद्यार्थियों को सिलेक्शन हुआ। तो इस बार बच्चों की मांग पर एक और बैच स्टार्ट हो रही है जो एक लॉन्ग टर्म बैच होगी। 29 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी। समय होगा 9:30 से 12:30। प्री तक प्री ओरिएंटेड तैयारी और फिर उसके बाद फिर मेंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। हमारे यहाँ के विषय विशेषज्ञों द्वारा ये क्लासेस ली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच सिटी प्लाजा ब्रांच और सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में आप आके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैग्नेटाइट जो लोहे का एक अयस्क है, इसके बारे में बताया गया है कि काले अयस्क के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये भी सही है, काले अयस्क के रूप में जाना जाता है। इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है, ये भी सही है। इसमें चुंबकीय गुण होता है, ये भी सही है। ये तीनों कथन आपके क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों आपके क्या है? सही जवाब है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से किसमें लौह अयस्क उत्पादन की अच्छी क्षमता है? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला ऑप्शन है बिहार और पश्चिम बंगाल, गोवा और कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। यार पंजाब हरियाणा तो मैदानी प्रदेश है तो वो हटा दीजिए। राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र में भी वैसा नहीं बात है। बिहार और पश्चिम बंगाल ये भी मैदानी क्षेत्र हो जाता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क में भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है हेमेटाइट प्रकार का और कुछ जगहों पे मैग्नेटाइट प्रकार का। हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। इसके अलावा भी जो हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क है वो गोवा और कर्नाटक में भी पाया जाता है। गोवा में उत्तरी गोवा क्षेत्र में, और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुखी खान और केमनगुड़ी खान और बेल्लारी जिले में सेंदूर और हासपेट की खान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा और कर्नाटक, जहां पे लौह अयस्क का उत्पादन की अच्छा उत्पादन किया जाता है, गोवा और कर्नाटक में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुड़ मिट्टी जो है वो बेसिकली काली मिट्टी है। तो रेगुड़ मिट्टी बोलो या काली मिट्टी बोलो, सबसे इसमें मुख्य रूप से क्या उत्पादित होता है? तो बताइएगा कपास। कि काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए जानी जाती है? तो कपास के लिए। इसके अलावा मूंगफली का उत्पादन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की भारत की तरफ दक्षिणी ढाल और तिब्बत की तरफ उत्तरी ढाल। तो ये क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है, पहला। और फिर क्या कह रहा है, कारण में हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण ढाल पर अधिक वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वर्षा है वो बेसिकली दक्षिण ढाल पर होगी, तो जहां पर वर्षा होगी वहीं तो वनस्पति पाई जाएगी। तो दक्षिण ढाल पर अधिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होती, लेकिन दक्षिण ढाल पर अगर वर्षा हो रही है तो दक्षिण ढाल पे ही वनस्पति पाई जाती है। तो ये कारण आपका सही है, लेकिन कथन में ये कहना कि दक्षिण ढाल पे कम और उत्तरी ढाल पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाए तो कारण सही और कथन गलत। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखा जाए
तो ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न से पहले यहां पर देखिएगा कि जो उड़ान एस एकेडमी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच है वहां पर 5 अगस्त 2025 को एक बैच स्टार्ट की जा रही है जो CGPSC प्री और व्यापम की एक कॉम्बो बैच है। इसमें बहुत सारे बच्चों को फायदा होता है कि वो व्यापम और प्री दोनों एग्जाम दे पाते हैं, क्योंकि व्यापम के कुछ सेक्शन रह जाते हैं प्री में, तो यहाँ पे कॉम्बो बैच में फायदा हो जाता है। इसके अलावा CG व्यापम की बात करें तो अमीन पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, पटवारी, संपरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक और अन्य एग्जाम के लिए ये फायदेमंद हो जाता है। इसके अलावा टाइमिंग की बात करें तो 5:30 से 8:30 का टाइमिंग रहेगा। इस बैच की एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि इसमें बुक्स भी आपको मिलेगी और बैग का सेट भी दिया जाएगा, मतलब बैग के साथ बुक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट दिया जाएगा। और प्रथम 50 विद्यार्थियों में 20% तक की छूट दी जाएगी फीस में। स्टार्टिंग के 50 विद्यार्थियों में 20% तक की फीस में छूट दी जाएगी। इसके अलावा ये भी ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड मोड पे अवेलेबल होगी। हमारे यहाँ के विषय विशेषज्ञों द्वारा ये क्लासेस ली जाएगी, जिसमें रवि सर गणित और रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, इसके अलावा यशवंत सर आपको छत्तीसगढ़ पढ़ाएंगे। इसके अलावा दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं या उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच, सिटी प्लाजा ब्रांच और ये आपका सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में भी आप आके क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे कांटेदार वनस्पति की बात कर रहा है, मरुस्थली वनस्पति की बात कर रहा है। कांटेदार वनस्पति मतलब मरुस्थली वनस्पति। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कांटेदार वनस्पति पाए जाते हैं। यह आपका सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट, इस प्रकार के वन देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र मतलब पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र जहां पर ये वनस्पति पाए जाते हैं, ये भी सही है। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं। इनमें पत्ते ही नहीं होते, ये हमेशा पत्ते रहित होते हैं। इसमें कांटे पाए जाते हैं, जिनमें ये जो आपका जो कैक्टस और नागफनी की बात मैं कर रहा हूं, ये हमेशा क्या रहते हैं, पर्ण रहित रहते हैं पूरे वर्ष, इसमें पत्ते होते ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो भी आपका सही है, यानी कि आपका तीनों सही है। और यहां पर उपयुक्त सभी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा कि भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। मृदाओं की बात कर रहा है और ये आरोही क्रम बोल रहा है। आरोही यानी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम पाई जाने वाली मिट्टी से आप बढ़ते जाएंगे तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जिसका प्रतिशत 43% है। इसके बाद लाल पीली मिट्टी 18.5% के साथ दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो 15% के साथ तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी की बात करें तो 3.7 to 4.3% के आसपास ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, यानी 3.5 से 4% हमारे भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और आरोही क्रम में अगर जमा करना है तो सबसे कम है आपका लेटराइट, फिर उससे ज़्यादा काली मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ये 2 4 3 1 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो आपको आबकारी आरक्षक में फायदा दे सकते हैं। तैयारी बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।